नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज के द हिंदू पेपर का एनालिसिस। ओके, देखते हैं आज के पेपर में क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल को एनालाइज करेंगे और एग्जाम पर्सपेक्टिव से उसमें फाइंड करेंगे क्या क्या आ सकता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा कलर लूँ? कौन कलर बेस्ट है? ओके, ट्रम्प एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एट ऑड्स ओवर रशियन ऑयल इंपोर्ट। अभी देखिए, रशियन ऑयल इंपोर्ट का क्राइसिस चल ही रहा है। ट्रम्प ने उसी की वजह से 50% टैरिफ लगाया है, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा और देखते हैं, इंडिया का एनर्जी पॉलिसी देखते हैं। इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंस बनने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, कौन कौन से अलग पॉलिसीज़ में, हाइड्रोजन में, सोलर एनर्जी में, ये सब में कहाँ कहाँ पे पॉलिसीज लाने पड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे। रशियन बैक एमका ऑफर्स टू मेक सुखोई 57 जेट्स इन इंडिया। देखिए, एमका के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये अपना इंडिया का फर्स्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा। ओके, 5th जनरेशन के ऊपर यूपीएससी ने 2024 में क्वेश्चन पूछा था, उसके बारे में देखेंगे। ओके, रीडिंग ऑफ रिविजन्स इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। ये वाला अगर न्यूज़ चर्चे में आ गया तो थोड़ा तो तहलका मचना ज़रूरी है, ठीक है। नॉन टू सुन, ठीक है। वैसे इस आर्टिकल को मैं बाद में अलग से वीडियो बना के भी भेजूंगा, ठीक है। एंश्योर सेफगार्ड फॉर इंडियाज कार्बन मार्केट, इसके बारे में देखेंगे। कार्बन मार्केट के बारे में देखेंगे इंडिया में। व्हाट इज कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। रिस्टोरिंग स्केल स्पेस फॉर द स्टेट्स, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। प्री टेस्ट फॉर सेंसस फर्स्ट फेज टू बी हेल्ड फ्रॉम नवंबर, थोड़ा सेंसस के बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्यूज मी, ओके। AI प्रॉमिसिंग अप्रोच फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। अब डॉक्टर के पास नहीं, अब गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें बताएगा कि कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। रिटायर्ड IFS ऑफिसर एक्टिविस्ट अपोज अरौली सफारी प्रोजेक्ट, थोड़ा सा अरौली सफारी प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं से। ट्रम्प एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एट ऑड्स ओवर रशियन ऑयल इंपोर्ट। ट्रम्प बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो हमें प्रॉमिस किया था कि रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, तो क्यों खरीद रहे हैं। तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बोलते हैं कि आप ऐसा मत बोलो कि हमारी तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आया नहीं। तो थोड़ा सा देखेंगे इंडिया के एनर्जी में, ठीक है। अब वही सब बात है, अब इसके ऊपर पॉलिटिकल न्यूज़ के ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। तो ट्रम्प क्लेम्स डिनाइड एनी सच कमिटमेंट, क्लैरिफाइंग डिप्लोमेटिक डिसएग्रीमेंट। अभी देखिए, रशिया से ऑयल खरीदने की वजह से ही ट्रम्प ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया था, 50% का टैरिफ। ओके, ठीक है। तो इसके बाद अभी तो कुछ मीटिंग वगैरह हुई नहीं है कि जहाँ पे टैरिफ को कम करने की बात की जाए, अभी मीटिंग हुई नहीं। एज सच अभी इंडिया अपना मार्केट डाइवर्सिफाई कर रहा है। इंडिया अभी अपना मार्केट डाइवर्सिफाई कर रहा है, ठीक है। कहाँ पे कर रहा है? वियतनाम कर रहा है, ठीक है। अफ्रीकन कंट्रीज कर रहा है, अफ्रीकन, रशिया, ये सब अलग अलग अपना मार्केट डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ताकि हम जो अपना जेम्स एंड ज्वेलरीज, ओके, और प्रॉन्स वगैरह जो भी है भेजते हैं, टेक्सटाइल वगैरह जो यूएसए भेजते हैं, वो अब हम मोस्टली इन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं, चाइना ने भी रिएक्शन दिया है। चाइना ने भी रिएक्शन दिया है क्योंकि ट्रम्प ने क्या बोला है कि जो अभी हमने इंडिया के साथ किया, अभी अगर आपने यहाँ पे अगर देख सकते हो कि ट्रम्प बोल रहा है कि जो हमने इंडिया के साथ किया वो चाइना के साथ भी करेंगे। तो चाइना बोल रहा है, चाइना डिफेंड इंडियाज ऑयल परचेज, लेकिन चाइना यहाँ पे इंडिया का साथ देता है, बोलता है इंडिया जो कर रहा है सही कर रहा है। एनर्जी सिक्योरिटी बनने के लिए, अपना एनर्जी सिक्योर बनने के लिए अपने हाथ पैर तो चलाएंगे ही, ठीक है। कहीं से भी रिसोर्सेस मिले, सस्ता तेल मिले, वो तो खरीदेगा ही। चाइना बोल रहा है सेलिंग, कॉलिंग यूएस एक्यूजेशंस इलेजिटिमेट एंड हाइपोक्रिटिकल, इंटरफेयरिंग इन द सोवर्जिन डिसीजन। ऑफ कोर्स हमारे सोवर्जिन डिसीजन में इंटरफेयर करने वाले यूएसए होता कौन है? ओके, दिस अलाइंस विद द बीजिंग्स लॉन्ग स्टैंडिंग नैरेटिव अगेंस्ट यूएस यूनिलैटरल सैंक्शन।
ओके, अब देखिए, अब यहाँ से हम बात करेंगे हमारा एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कि हम कहाँ से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, हमारे एनर्जी सिक्योरिटी बनने के लिए क्या क्या हमने पॉलिसीज लॉन्च किए हैं। तो देखिए, क्रूड ऑयल इंपोर्ट, हम 85% क्रूड ऑयल ये रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करते हैं। कहाँ से? मोस्टली अभी तो फिलहाल 2024 में रशिया नंबर 1 पे हो गया था। क्यों? देखिए 2024 में, क्योंकि रशिया हमें डिस्काउंट पे ये ऑयल दे रहा था, क्रूड ऑयल। उसके बाद इराक आता है, सऊदी अरेबिया, यूएई, हम इनसे क्रूड ऑयल परचेस करते हैं। ठीक है, हालांकि हम ईरान से भी कर सकते हैं, ईरान से भी कर सकते हैं, लेकिन ईरान से नहीं कर सकते क्योंकि ईरान पे बहुत से सैंक्शंस लगे हुए हैं। ठीक है, बहुत से सैंक्शंस लगे हुए हैं। ओके, अब इसका एक टॉपिक है JCPOA, लेकिन इस पर ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। कोल इंपोर्ट, हम कोल इंपोर्ट करते हैं और मेजरली कोकिंग कोल। ठीक है, कोकिंग कोल, ओके, ये हम इंपोर्ट करते हैं। मेजरली कहाँ से करते हैं? इंडोनेशिया से करते हैं। ठीक है, इंडोनेशिया से। अब देखिए, कोल के ऊपर यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, कोल, ये 2019 का क्वेश्चन है। ओके, 2019 का। कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। ठीक है, ये सही है। नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन द लॉटरी बेसिस। ओके, टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन। हम अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं 20 to 25%। तो ये तीसरा क्वेश्चन गलत हो गया। ऑप्शन देखो 3, 3, 3, ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरह से हम यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये कोल इंपोर्ट का हो गया। नेक्स्ट, गैस इंपोर्ट, 50% डिपेंडेंस मोस्टली लिक्विड नाइट्रोजन गैस, मोस्टली लिक्विड नाइट्रोजन गैस। और सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? सबसे बड़ा है कतर। हाँ, कतर लिक्विड नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। ओके, ये 50% ना, 50% में से 40% कतर से इंपोर्ट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व अपने इंडिया का, विशाखापट्टनम, मैंगलोर, पादुर, फेस 1 कहाँ कहाँ पे है? विशाखापट्टनम, मैंगलोर, पादुर, कहाँ कहाँ पे? ये रहा, पादुर कर्नाटका, मैंगलोर कर्नाटका, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ओके, अगर ये मैप छोटा है तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। ओके, ये है पादुर। नेक्स्ट, अपकमिंग क्रूड ऑयल शॉर्टेज कैपेसिटी अंडर फेज 2। फिर से हम चांदी कोल में बनाएंगे, उड़ीसा के चांदी कोल रीजन पे बनाएंगे। ओके, उड़ीसा के चांदी कोल, ये रहा चांदी कोल वाले रीजन पे चांदी कोल। ओके, नेक्स्ट 2.5 का पादुर में, मतलब कर्नाटका में एक और बनेगा ये ऑयल रिजर्व। ओके, सो नेक्स्ट, अब एनर्जी सिक्योरिटी के लिए और क्या क्या कर रहे हैं? रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ पुश कर रहे हैं। अभी तक इंडिया का 188 गीगावाट आउट ऑफ 43 गीगावाट हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है, मतलब टोटल समथिंग अराउंड 44% के आसपास हमारा यहाँ पे हमने स्मॉल हाइड्रो को छोड़ दिया है। उसके बावजूद हमारा भी, और अगर और टोटल बोला जाए तो इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी प्रोडक्शन, आई गेस नॉट प्रोडक्शन, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 49% है। ठीक है, मतलब हम अपना 2030 का जो पेरिस एग्रीमेंट डील है उसको हमने अभी 2025 5 साल पहले पूरा कर लिया। ओके, इंस्टॉल्ड है, नॉट जनरेशन, अभी तक उतना जनरेट नहीं करते, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। ओके, 50% रिन्यूएबल शेयर इन द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये हमारा टारगेट है और हम टारगेट जल्दी पूरा करने वाले हैं, क्योंकि इंस्टॉल्ड में 49% हो चुका है, जनरेशन अभी 49% नहीं हो रहा है। ओके, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये कब हुआ था? पेरिस, जो
COP 21 था ना, COP 21 2015 में पेरिस में हुआ था, वहीं पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया और फ्रांस ने मिल के खोजा था। ओके, अभी इसमें टोटल 100 से भी ज़्यादा मेंबर हैं, अभी 102 मेंबर्स हैं। ओके, वन सेल वन वर्ल्ड वन ग्रिड ग्लोबल सोलर पावर ट्रांसफर नेटवर्क, ये बनाने का प्रोग्राम है। ओके, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इंटरेक्शन। अब देखिए यहाँ पे हमारा और भी अलग डाइवर्स एरिया है जहाँ पे हम ग्रीन एनर्जी, ठीक है, ग्रीन एनर्जी हाइड्रोजन एनर्जी की तरफ फोकस कर रहे हैं। ओके, हाइड्रोजन फ्यूचर फ्यूल्स नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ओके, अब देखिए हाइड्रोजन पे क्वेश्चन हर साल यूपीएससी रहता है, हाइड्रोजन पे हर साल। अभी देखिए हाइड्रोजन के ऊपर देख लीजिए, ये रहा हाइड्रोजन का। ओके, ये है ग्रीन हाइड्रोजन। $19,000 करोड़ आउटले, प्रोडक्शन 5 मिलियन मेट्रिक टन बाय 2030, 5 मिलियन मेट्रिक टन। ओके, बाय 2030 तक का टारगेट है। रिड्यूस 50 मिलियन मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड, 50 मिलियन मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड को हमें रिड्यूस करना है। ओके, ये क्लियर आ रहा है ना? जस्ट चेक मी, लेट मी चेक। वर्ड्स क्लियर है? ओके, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट ब्लेंडिंग टारगेट, इथेनॉल ब्लेंडिंग। ठीक है, जो भी बगासे वगैरह, देखिए यहाँ पे टोटल 4th जनरेशन का यूज़ किया जा रहा है, 1st, 2nd, 3rd, 4th इथेनॉल ब्लेंडिंग में 20% बाय 2025 एंड 26 तक का हमारा टारगेट है। नेक्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस 5% 2028-29 न्यू मैंडेट। ओके, कंप्रेस्ड बायोगैस ब्लेंडिंग, ये भी हमारा 5% का टारगेट है, ये आप देख सकते हो। अब यहीं पे हमारा एक प्रोग्राम आता है, सतत प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? सतत प्रोग्राम आता है। ओके, ये देखिए, ये है सतत प्रोग्राम, सस्टेनेबल अल्टरनेट टावर टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। ओके, अब यहाँ पे कंप्रेस्ड बायोगैस की तरफ हमारा फोकस है। क्या है? बूस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेट फ्यूल। ओके, 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस अभी चलता है ना, प्लांट्स बाय 2023-24। हालांकि ये अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया, इसको टारगेट को बढ़ा दिया गया। ओके, 15 मिलियन मेट्रिक टन सीबीजी प्रोडक्शन। ओके, ये भी अभी तक हुआ नहीं, अभी अप्रॉक्सीमेटली अभी कितना बोला है? 15 बोला है, अभी 9 चल रहा है। ओके, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये सब इसके कुछ फीचर्स हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा। ओके, 1 लाख करोड़ इंपोर्ट सेविंग, 6 लाख जॉब, ये टारगेट्स है। अभी देखिए हमने कहाँ पे थे, एक्सक्यूज मी, हम कहाँ पे थे? यूएसए के साथ हमारा चल रहा था। ठीक है, थोड़ा यूएसए का मैप देख लेते हैं, क्योंकि मैपिंग के बेस पे क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो मैपिंग में देखते हैं, ये है अपैलेचियंस माउंटेन। ठीक है, ये है अपैलेचियन। अब ये पूछेगा कि अपैलेचियन के ईस्ट में कौन कौन से शहर आते हैं, तो न्यूयॉर्क आता है, बॉस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर, वाशिंगटन डीसी। ओके, ये सब आता है। अमेरिका का, यूएसए का लॉन्गेस्ट नदी कौन सा है? मिसौरी। तो मिसौरी नदी यहाँ से निकलता है। ठीक है, ये है मिसौरी नदी। ओके, ये है मिसौरी नदी। यहीं पे ये बर्ड क्लॉ, देखिए बर्ड क्लॉ डेल्टा बनाता है। बर्ड क्लॉ, दुनिया का फर्स्ट बर्ड क्लॉ डेल्टा। ओके, बर्ड क्लॉ डेल्टा। अब ये इसके अरकनास, ये है इनके ट्रिब्यूटरी, रेड रिवर, ये ट्रिब्यूटरी है, रियो डी ग्रांडे, ये रिवर नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करता है बिटवीन मैक्सिको एंड यूएसए, रियो ग्रांडे। ओके, कोलोराडो रिवर, ये रहा कोलोराडो रिवर, ये है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ओके, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। हालांकि यूएसए इसके साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया टोटली मैक्सिको का पार्ट है। ओके, अब ये है रॉकी माउंटेन्स, ये है रॉकी माउंटेन्स। ठीक है, ओके, अब यहाँ से रिवर निकलता है, स्नेक रिवर। ओके, और यहाँ पे कुछ माउंटेन है, लाइक यहाँ पे ये रहा लॉस एंजलिस, सैन डियागो, सैन फ्रांसिस्को। ओके, माउंट विटनी। अब यहाँ पे देखिए 5 लेक्स के बारे में जाने, नॉर्थ सुपीरियर,
लेक मिचिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक इरी, लेक ओंटारो। ओके, अब इसमें से लेक मिचिगन ही एक ऐसा है जो कि कंप्लीटली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आता है। आपका आता है नायग्रा फॉल, यहीं पे आता है आपका नायग्रा फॉल, ठीक है, यहीं पे आता है आपका नायग्रा फॉल्स। ओके, नेक्स्ट। ओके, सो अभी एमका के बारे में बात करें। रशिया ऑपरेशन विद इंडिया फोकसिंग ऑन द सुखोई 57, ये हम नेक्स्ट आर्टिकल में शिफ्ट किए हैं। सुखोई 57 एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, ठीक है, कोलैबोरेशन एंड स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। अब ये आर्टिकल है, ठीक है, इंडियाज एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इंडियाज एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका। ओके, अब इंडिया का अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है, अभी तक नहीं है। ओके, और जो 4.5 भी है, जैसे रफाल, ये सब हमने खरीदे हैं बाहर से। ओके, तो अब देखते हैं कि रशिया कैसे हमारी मदद कर रहा है। ऑलरेडी हम इंडिया 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। ओके, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। रशिया एम्बेसडर, ये आप बैकग्राउंड पढ़ सकते हो, हैज रिएटेरेटेड मॉस्को स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनरशिप विद इंडिया। ही ऑफर्ड लोकल प्रोडक्शन सपोर्ट फॉर इंडियाज एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम बाय लिवरेजिंग रशियन एक्सपर्टीज 5th जनरेशन फाइटर जेट, 5th जनरेशन फाइटर जेट टेक्नोलॉजी, particularly the Sukhoi 57 Phalon platform. The statement comes amid geopolitical friction involving India's continued Russian oil import and US pressure. अब देखिए, हमारा जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, ये हम यूएसए के साथ मिलके बनाने वाले हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ वो तो अपना इंजन देगा। ओके, हम एक और डील साइन कर सकते हैं जिससे हम रशिया के साथ भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। तो ठीक है, हमारा दो डील हो जाएगा। ओके, तो यहीं पे देखते हैं कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है क्या। सपोर्ट फॉर द इंडिया एमका, रशिया एक्सप्रेस विलिंगनेस टू कोलैबोरेट, ये वही है। प्रपोजल इंक्लूड शेयरिंग टेक्नोलॉजी, शेयरिंग टेक्नोलॉजी। बहुत से कंट्रीज टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करते, लेकिन रशिया शेयर करना चाहता है, ऐसा दोस्त होना चाहिए। ओके, रशिया 5th जनरेशन स्टील फाइटर, द कॉपरेशन इंक्लूड एयरफ्रेम डिजाइन, ओके, एवॉनिक एंड रडार सिस्टम, इंजन टेक्नोलॉजी, पॉसिबल इनपुट फॉर इंडियाज इंडिजीनियस कावेरी जॉइंट पावर प्लांट। ओके, वेपन्स इंटीग्रेशन एंड स्टील्स मटेरियल, मतलब रशिया हमारी हर तरह से मदद करने को रेडी है कि इंडिया का अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हो। ओके, अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है अपना एम का, उसके ये कुछ मतलब समरी पॉइंट आप देख लीजिए। फुल फॉर्म आपको पता है, डेवलपर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि डीआरडीओ का पार्ट है। ये एमका बनाने वाला है, किसके साथ, यूएसए के साथ मिलके। लेकिन रशिया ने भी हमें ऑफर दिया है कि आप हमारे साथ भी मिलके बना सकते हो, हम आपको सारे मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, हम आपको सारे मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट जनरेशन 5th जनरेशन रहेगा। ओके, रोल एयर सुपीरियरिटी ग्राउंड अटैक, फीचर्स स्टील्थ डिजाइन, सुपर क्रूज, इंटरनल वेपन बे। अगर ये छोटा है तो मैं आपको थोड़ा ये इसको बड़ा कर देता हूँ। ओके, टाइमलाइन क्या होगा, फर्स्ट प्रोटोटाइप 2026, इंडक्शन पोस्ट 2030, मतलब अभी टाइम है, 5 साल अभी टाइम है इंडिया का अपना 5th जनरेशन आने में। ओके, प्रोडक्शन पार्टनर हाल प्राइवेट सेक्टर, टाटा, लार्सन एंड टूब्रो एक्सेट्रा। फॉरेन इंटरेस्ट, रशिया सुखोई 57 टेक, ठीक है, रशिया ने हमें ऑफर दिया है, ठीक है, रशिया ने हमें ऑफर दिया कि हम तुम्हारे साथ मिलके बनाएंगे, तुम्हें सारा जितना भी है उतना हम सारा रिसोर्सेज अवेलेबल करवाएंगे। दूसरा, फ्रांस सफ्रान इंजन टाइसअप, फ्रांस भी चाहता है कि चलो हम भी तुम्हारी मदद करेंगे, ठीक है। यूएसए इंजन मेमोरेंडम, देखिए यूएसए के पास F-35, F-22 और F-35, ये उसके पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। ओके, आपको इमेज दिखा देता हूँ, ये देखिए F-35 लाइटनिंग 5th जनरेशन,
F-22 रैप्टर 5th जनरेशन, ये है यूएसए के पास, लेकिन यूएसए अपना ये टेक्नोलॉजी देने को रेडी नहीं है। यूएसए इंजन बना के देगा हमें, यूएसए इंजन बना के देगा, टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा, लेकिन रशिया टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए रेडी है, समझे? तो ऐसा दोस्त होना चाहिए। अब थोड़ा सुखोई 57 के बारे में जानते हैं। ओके, रशियन पैरेलल सुखोई 57 फेनॉन फर्स्ट जनरेशन स्टिल कंपेरेबल टू द यूएस, मतलब रशिया का फर्स्ट जनरेशन 5th जनरेशन, ठीक है, 5th जनरेशन है, पहला 5th जनरेशन। इसकी काबिलियत यूएसए के F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग, F-22 रैप्टर F-35 लाइटनिंग के समान है, ठीक है। F-35 लाइटनिंग अभी तक का सबसे लेटेस्ट 5th जनरेशन स्टील्थ एयरक्राफ्ट है, मतलब मोस्ट पावरफुल, ठीक है। तो सुखोई 57 भी इसके काबिल है, सुखोई 57 भी इसके काबिल है, ठीक है। तो यही फीचर स्टील्थ एंड सुपर मैन्योरेबिलिटी, एडवांस रडार, कैपेबिलिटी फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल इंटीग्रेशन, ठीक है, ये इसका पावर बता रहा है। सुखोई 57 का हाइपरसोनिक पे जाएगा। हाइपरसोनिक आपको पता है, जब स्पीड 5 मैक के ऊपर हो, 5 मैक के ऊपर हो, तब क्या बोलते हैं? हाइपरसोनिक बोलते हैं, हाइपरसोनिक बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड, साउंड के स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड होती है इसकी। ओके, अ जॉइंट इंडो रशियन प्रोजेक्ट बेस्ड सुखोई 57 कॉल्ड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट वॉज अर्लियर डिसकंटिन्यूड इन 2018 ड्यू टू कॉस्ट एस्केलेशन। ये हमें रशिया ऑलरेडी ऑफर दे रहा था 2018 में, लेकिन क्या था? महंगा था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं कर रहा था। रशिया उस समय बोल रहा था कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, हम आपको इंजन बना के देंगे, सेम एज जो अभी यूएसए करने वाला है, ठीक है। लेकिन अब रशिया क्या बोल रहा है? अब रशिया बोल रहा है कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, इंक्लूड शेयरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब रशिया टेक्नोलॉजी शेयर करेगा। परफॉर्मेंस गैप, ओके, ये सब प्रॉब्लम था 2018 में, लेकिन अब प्रॉब्लम सॉर्ट हो गए। अब इंडिया सुखोई 57 के साथ 5th जनरेशन बना सकता है। नाउ मॉस्को न्यू ऑफर सिग्नल रिवाइवल कोऑपरेशन इज मोर फ्लेक्सिबल इंडिया लेड फॉर्मेट। रशिया इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया। इंडिया रशिया डिफरेंट टाइप्स। अब देखिए इंडिया और रशिया का डिफरेंट टाइप्स कहाँ कहाँ पे हम वो भी देखते हैं। ब्रह्मोस बनाने में, AK-200 राइफल, AK-200 जो AK-47 है, तो AK-203 राइफल, मैन्युफैक्चरिंग इन अमेठी, S-400 जो इंडिया का, आप अगर अभी गूगल पे सर्च मारो प्रोजेक्ट कुश क्या है, प्रोजेक्ट कुश, ओके। तो देखिए प्रोजेक्ट कुश ऐसा है, इजराइल का आयरन डोम जैसा है, ठीक है, जैसे आयरन डोम है वैसे हमारा प्रोजेक्ट कुश होगा। अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने बहुत कम काम कर दिखाया, बहुत कमाल काम किया है। डिफेंस सिस्टम, न्यूक्लियर सबमरीन लीडिंग, ओके, स्पेस कॉपरेशन, गगनयान सपोर्ट, रशिया हमें गगनयान में भी सपोर्ट कर रहा है, ओके। नेक्स्ट, इंडिया ब्रॉडर डिफेंस इकोसिस्टम, अलग अलग कंट्रीज़ के साथ हमने जेट इंजन्स लिए हैं, सबमरीन्स वगैरह लिए, तो क्या क्या हमने कहाँ से परचेज किए, थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ब्रॉडर व्यू रखना ज़्यादा। फॉर एग्जांपल 2008 में यूपीएससी ने पूछा था कि हमने बाराक-8 मिसाइल कहाँ से खरीदा था, बाराक-8 मिसाइल हमने कहाँ से खरीदा था, तो इसका आंसर क्या था? इज़राइल, हमने इज़राइल से खरीदा था। तो ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमने ये वाले F-21 हमने कहाँ से खरीदा है, खरीदने का बात चल रहा है, ठीक है। F-21 ये क्या है? ये 4.5 जनरेशन, ये 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, ठीक है। ये जो ये F-22 है ना, तो F-21 ये है 4.5 जनरेशन, ओके, 4.5 जनरेशन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ लेता है, ओके। अब नेक्स्ट, जेट इंजन हम किससे खरीदने वाले हैं, कहाँ से बात चले, तो यूएसए से, ठीक है। जेट इंजन F-414 फ्रांस से सफ्रान खरीदने वाले हैं, फ्रांस से सफ्रान खरीदने वाले हैं, बात चल रही है। रशिया से AL-41 खरीदने वाले हैं, को डेवलपमेंट इंडिजीनियस एडेप्टेशन। मिसाइल्स,
देखिए मिसाइल्स के लिए इंडिया अपने आप में बॉस है, ठीक है। हमारे पास इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसे अपने पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने शुरू किया था, ठीक है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग एंड अग्नि, ओके, अग्नि, आकाश, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी मिसाइल्स है, लेकिन उसके बावजूद हम ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, रशिया के साथ डेवलप कर रहे हैं और अभी अच्छी खासी ब्रह्मोस मिसाइल डेवलप हो चुकी है। ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। अगर मिसाइल की बात हो रही है तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज क्रूज मिसाइल एंड व्हाट इज बैलिस्टिक मिसाइल। व्हाट इज बैलिस्टिक मिसाइल, अब देखिए इमेज से भी समझाऊंगा और ऐसे ही बता देता हूँ। क्रूज मिसाइल फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस कैसे अटैक करेगा, ये इसका टारगेट है, ओके। ये जा रहा है ब्रह्मोस, अब ब्रह्मोस ऐसा इसको हिट कर देगा, मार देगा। अब बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस किया, यहाँ पे हम लेते हैं अग्नि 5 एक न्यूक्लियर मिसाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे टारगेट खड़ा है, ये है अपना अग्नि 5, ये डायरेक्ट जाएगा ऐसा जाके ऐसा मारेगा, ये हो जाएगा ब्लास्ट, ठीक है। तो ये है अपना अग्नि 5। तो बैलिस्टिक मिसाइल कैसे काम करता है, डायरेक्ट मारता है, ठीक है। एक इसका एक कर्विलिनियर शेप होता है कि ऐसे मारेगा। क्रूज मिसाइल कैसे भी शेप में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, अगर रास्ते में कोई रुकावट आती है तो मुड़ के जा सकता है, ओके। ये है क्रूज मिसाइल की खासियत, ओके। नाउ लेट्स मूव टू दिस। हाँ, अब थोड़ा देखते हैं हमारा जो एमका अभी डेवलप होने वाला है, ठीक है, 5th जनरेशन, उसमें क्या क्या खासियत रहेगा। ये रहेगा अपना पूरा टारगेट, ऐसा बनने के चांसेस है, ठीक है, एमका 5th जनरेशन से। अब इसमें थोड़ा सा आप पीछे देखिए, एमका वेरिएंट हम बना रहे हैं, ठीक है। ये जो इसका इंजन रहेगा मैंने पहले बता दिया, कहाँ से रहेगा, USA से रहेगा, US मेड इंजन, ठीक है, US मेड इंजन, ठीक है, 5th जनरेशन। अभी 6th जनरेशन भी आएगा, एमका Mark II 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। 6th जनरेशन की बात अगर मैं करूं तो अभी दुनिया में कहीं 6th जनरेशन नहीं बना है, हालांकि चाइना क्लेम कर रहा है कि वो उस पर काम कर रहा है और जल्द ही सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो 6th जनरेशन बात करेंगे एमका 2, वो हम इंडिजीनियसली बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं, तो हालांकि अभी कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं कि इसमें क्या था क्या नहीं है, पेलोड कैपेसिटी, ये सब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो पूछा गया मैंने पीछे लगा दी, ये क्वेश्चन पूछा गया था, कंसिडर द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट, क्या राफेल है, नहीं, राफेल 4.5 है। मिग 29 है क्या, नहीं, मिग 29 4th जनरेशन है। तेजस है क्या, नहीं, तेजस भी 4th जनरेशन है। तो इसका आंसर क्या है, नन। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो अपने पास अभी एक भी नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 5th जनरेशन की बात करते हैं, ठीक है। ये है 5th जनरेशन हम बनाने वाले हैं। अब देखिए 5th जनरेशन के एग्जाम्पल्स कौन कौन से, मैंने आपको बता दिया, F-22, F-35 लाइटनिंग रैप्टर, सुखोई 57 हो गया। चाइना का भी है चेंगडू J-20 चाइना का 5th जनरेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक खासियत देखिए, दुनिया 5th जनरेशन पे है, चाइना 6th जनरेशन की बात कर रहा है। चाइना का जो J-36 है, ये चाइना क्लेम कर रहा है कि हमारा 6th जनरेशन रहेगा। और एक और है शानयान, ठीक है, शानयान 55, शानयान। अब चाइना बोल रहा है हमारे पास 2 6th जनरेशन है, तो आप इसका एग्जांपल ले सकते हो। क्या क्या है, टर्की भी बोल रहा है कि हम TFX बना रहे हैं, TFX 5th जनरेशन, ठीक है।
अब देखते हैं फोर्थ जनरेशन, 4.5 जनरेशन में कौन कौन सा आता है जो हमारे पास है। हमारे पास क्या है, सुखोई 30 है, F-18 है, F-18 और F-9 सब है हमारे पास। तो अभी ये सब ओल्ड मॉडल हो गए हैं, रफाल वगैरह हो गए, ये सब 4.5 जनरेशन है। ओके, रफाल 4.5 जनरेशन। ओके, मिग 35, ठीक है, और ये जो मिग है ये 4th जनरेशन है। मिग 35 4.5 जनरेशन है। ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस अरौली जू सफारी प्रोजेक्ट इन हरियाणा। यहाँ पे एक न्यूज़ आया है कि रिटायर्ड IFS ऑफिसर एक्टिविस्ट अपोज अरौली सफारी प्रोजेक्ट। अब देखिए यूपीएससी ऐसा नहीं पूछता है कि ये प्रोजेक्ट कहाँ पे है। अब यहाँ पे थोड़ा अरौली के बारे में जान लेंगे। ठीक है, ये है अरौली का मैप है कि अरौली कौन कौन से स्टेट में आता है। तो अरौली अपना राजस्थान में आता है, हरियाणा में आता है, दिल्ली में आता है। ओके, टू सम एक्सटेंट गुजरात में भी आता है। ठीक है, गुजरात। अब देखिए ये जो आया, ठीक है, तो ये जो आया प्रोजेक्ट, सफारी प्रोजेक्ट आया, ठीक है, ये कुछ एक्ट्स को वायलेट कर रहा है, तभी ये जाके प्रोटेस्ट चल रहा है। ये एक्ट्स को वायलेट कर रहा है। ठीक है, कौन कौन से एक्ट्स को वायलेट कर रहा है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को वायलेट कर रहा है। ठीक है, क्या बोलते हैं, डाइवर्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड विदाउट सेंटर्स अप्रूवल। ओके, तो इससे हमें पता चलता है कि यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन पूछे। यूपीएससी ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के ऊपर क्वेश्चन पूछे। तो वायलेशन ऑफ द अरौली नोटिफिकेशन, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970, इनएप्रोप्रिएट कॉन्फाइनमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ये सारे कुछ फंक्शन। एससी गोदा बर्मन केस, ये अपने 2013 का केस है। प्रोटेक्ट ऑल द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट लैंड फ्रॉम नॉन फॉरेस्ट यूज। ओके, अब यहाँ पे रिलेवेंट लॉ है, ठीक है, जो कि अरौली के जहाँ पे हैबिटेट है डिस्ट्रक्ट होने से बचा सकता है। ओके, इसी के लिए, इसी मुद्दे के लिए IFS ऑफिसर्स वगैरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, अरौली नोटिफिकेशन 1992, ये मेन मुद्दा है। वो बोले हैं बैंस कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग इन अरौली हिल्स। ठीक है, गोदा बर्मन तिरुमला वर्सेस 1996 का केस है। ठीक है, 1996 का। डिफाइंस फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्ट्स ऑल फॉरेस्ट लैंड्स। फॉरेस्ट कंजर्वेशन 2023, न्यू डेफिनेशन एंड एक्सेप्शन कन्वर्सल। ठीक है, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बैन माइनिंग इन अरौली। MC मेहता ने अरौली में बैन करने वाला केस दिया है। ठीक है, तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जिससे रिलेटेड है। अब थोड़ा हम अरौली और हरियाणा के बारे में जानें, क्योंकि ये जो केस है ये मेजरली हरियाणा के ऊपर है। तो अपने इंडिया में मेजरली पूछा जाता है कि इस स्टेट में कितने नेशनल पार्क हैं। ओके, क्योंकि 2025 का क्वेश्चन पूछा गया था कि अरुणाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हैज़ 2 नेशनल पार्क। ओके, नेशनल पार्क एंड माउलिंग नेशनल पार्क। तो ऐसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पे, तो थोड़ा उसी के रामसर साइट्स वगैरह हो गए, नेशनल पार्क हो गए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो टोटल नेशनल पार्क इन हरियाणा 2 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हरियाणा में। ओके, रामसर साइट, सुल्तानपुर, बिंधवास वेटलैंड रामसर साइट। ओके, बिंधवास वेटलैंड रामसर साइट। इको रीजन, सेमी एरिड प्लेन अरौली शिवालिक। मेजर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, कालेसर, राजाजी कॉर्बेट, एलिफेंट कॉरिडोर। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ओके, कौन से कॉरिडोर्स है? अरौली, सोनहा, सुल्तानपुर, लेपर्ड एंड बर्ड कॉरिडोर। ठीक है, मे भी इनकेस पूछ ले कि बर्ड कॉरिडोर कौन सा है, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क बर्ड कॉरिडोर भी है। ओके, नेक्स्ट, अब हमने क्या बात किया था? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। कौन कौन से हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हरियाणा में? बिंधवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अबूब शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? खपरावास बर्ड सेंचुरी। ओके, ये कुछ टाइम दिया है कि कब डेवलप हुआ था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिंधवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर्ड रामसर साइट इन 2021। ओके, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैबिटेट को भी बताया है। नेक्स्ट, 2 नेशनल पार्क है। ठीक है,
कालेसर नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट बताया और यहाँ के कुछ की स्पीशीज बताया कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क में की स्पीशीज कौन कौन से हैं। तो पेंटेड स्टॉक, ब्लैक नेक्ड स्टॉक, व्हाइट इबिस, यूरेशियन विजियन, नॉर्थर्न पिनटेल, डेजिग्नेटेड नामसाई साइट इन 2021। ओके, डेंसल फॉरेस्ट। अब यहाँ का देखते हैं कौन कौन से हैं। सांभार, बार्किंग डियर, लेपर्ड, होम टू एलिफेंट, एलिफेंट, लेपर्ड, सांभर डियर, बार्किंग डियर, ये सब पाए जाते हैं हरियाणा के इस कालेश्वर नेशनल पार्क में। ओके, नेक्स्ट, टाइम ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब देखिए, अभी नवंबर में रिट्रीटिंग मानसून आने वाला था। इंडिया में मानसून का पैटर्न बहुत अलग अलग है, ठीक है। एक अपना साउथ वेस्ट मानसून है, जो कि अपना जो जून में जो बारिश का मौसम आता है ना, जून में बारिश का मौसम, ठीक है। एक नवंबर में आता है, नवंबर में रिट्रीटिंग मानसून आता है, ठीक है, रिट्रीटिंग मानसून। आपको एक बेसिक फंडा समझा देता हूँ, ठीक है। ये है अपना पृथ्वी, कैंसर, कैप्रिकॉर्न। ओके, अब देखिए, आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा आईटी सीजर का, आईटी सीजर, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अगर सूरज की रोशनी, ये एक सन ले लेता हूं, ठीक है, ये है सन, ये जहां पे डायरेक्टली पड़ेगा वहां वाला आईटी सीजर का रहेगा, मतलब वो वाला रीजन बारिश को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जून में आईटी सीजर कहाँ पे रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में रहता है। तो उस समय साउथ वेस्ट मानसून आते हैं, क्योंकि ये बारिश को अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ से बारिश आते हैं। ओके, अब क्या आने वाला है, अब आएगा दिसंबर। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न में जो सूरज का रेस है वो डायरेक्टली पड़ेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। जब डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पड़ेगा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, तब आईटी सीजर जो है ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। उस समय जब यहाँ पे बारिश का मेन सीजन यहाँ पे होगा कैप्रिकॉर्न में, तब जब बारिश इधर से आएगी अपने इंडिया, तब तमिलनाडु वाले रीजन पे जो पड़ता है, इसी को बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो इसी का बात किया गया है कि ये कब आता है, ये आता है अक्टूबर के एंडिंग से आता है, लेकिन अभी जल्दी आ गया, इसी की बात चल रही है। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट मानसून, रिट्रीटिंग मानसून। अभी अपने इंडिया में बहुत से विंड सिस्टम है, ठीक है, विंड सिस्टम, बहुत से ये रेनफॉल पैटर्न है, रेनफॉल शॉवर्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। और किसकी बात हो रही, वही अराइव अर्ली ऑन अक्टूबर 16 में अराइव हो गया, जबकि इसका आने का टाइम है नवंबर में। और उस समय ये जो रबी क्रॉप्स है उसको फायदा पहुंचाता है, ठीक है, फायदा पहुंचाता है। तो रिट्रीटिंग मानसून प्राइमरली अफेक्ट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरला, ये इनका, ठीक है। अब बात करते हैं, ये है कुछ, ये एक मिनट, ये कंप्लीट दिख रहा है ना? इफ नॉट, अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा सा इसको जूम करेंगे, जूम इन द सेंस ऐसे जूम होगा, ओके, ये रहा। तो अपने इंडिया में बहुत सारे शॉवर पैटर्न है, ठीक है, मैंगो शॉवर, ठीक है, यूपीएससी पूछता है कि मैंगो शॉवर कहाँ पे आता है, तो मैंगो शॉवर केरला, कोस्टल कर्नाटका में आता है, ठीक है। अब प्री मानसून, ये मानसून के पहले आता है, मतलब इसका जो टाइमिंग रहता है जून से पहले, तो अप्रैल और मई। लोकल कन्वेक्शन रेनफॉल ड्यू टू हीटिंग बिफोर साउथ वेस्ट मानसून, ओके। हेल्थ राइपनिंग मैंगोज, आम जो पकते हैं ये मैंगो शॉवर, इसीलिए इसका नाम मैंगो शॉवर दिया गया है, ओके। ऑल्सो प्रिपेयर अर्ली सोविंग। नेक्स्ट, ब्लॉसम शॉवर, केरला, प्री मानसून, थंडरस्टॉर्म। कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, कॉफ़ी प्लांट के लिए ये बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं, ओके। नेक्स्ट, ब्लॉसम हो गया। चेरी ब्लॉसम कहाँ पे आता है, कर्नाटका में आता है। सेम टू सेम आप देख सकते हैं, प्री मानसून,
ओके, हेल्प्स कॉफी फ्लावरिंग। नेक्स्ट है अपना नॉर्वेस्टर, काल बैसाखी, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। तो नॉर्वेस्टर जो काल बैसाखी ये यहाँ पे आता है, ठीक है। प्री मॉनसून वायलेंट स्टॉर्म, टी के लिए बहुत अच्छा है, जूट, राइस और टी के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है बरदोली, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर आता है लू, हॉट एंड ड्राई, ये आपको हरियाणा में मिलेंगे, ठीक है। पंजाब, नॉर्थ प्लेन, पंजाब, हरियाणा से बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है। प्री मॉनसून, बहुत गर्मी लगती है इस समय पे, ठीक है, बहुत इस समय गर्मी लगती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो कि मेडिटेरेनियन में होने वाले इवेंट से, मेडिटेरेनियन वाला जो है वहाँ से होने वाले रीजन से हमें बारिश मिलती है। कब मिलती है? जनवरी में आपको ये मिलेगा, ठीक है। कब मिलेगा? दिसंबर से जनवरी फरवरी के बीच में आपको मिलेंगे, ठीक है। कहाँ पे? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। ओके, देखिए मेडिटेरेनियन सी लिखा है आपको, डेफिनेटली मुझे पता है कि आपको पता है मेडिटेरेनियन सी कहाँ पे है। ओके, इटली हो गया अपना। विंटर रेनफॉल, रबी वीट के लिए ये अच्छा होता है। अब हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिसका न्यूज़ है अभी, ये है रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। तमिलनाडु, कोस्टल आंध्र प्रदेश, अक्टूबर से दिसंबर, मतलब अक्टूबर एंडिंग में आता है, नवंबर के स्टार्टिंग पीरियड में आता है। तो शिफ्ट ऑफ आईटी सीजन, मैंने आपको आईटी सीजन का कॉन्सेप्ट समझा दिया। तमिलनाडु, ठीक है, रबी क्रॉप 48% वहाँ पे होता है। अब ये सब टी शॉवर्स आप पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट ये हम बात करते हैं, ये हो गया लू, ये हो गया काल बैसाखी, ठीक है, बरदोली। ये काल बैसाखी कहाँ पे? बेसिकली असम, बांग्लादेश, ठीक है, ये असम, बांग्लादेश यहाँ पे है। बरदोली चीरा, असम। मैंगो शॉवर की हमने बात की थी। ओके, तो ये सब है कुछ। मैंगो शॉवर केरला, ब्लॉसम शॉवर मलाबार कर्नाटका, ये आप लिख सकते हो। मैंगो ब्लॉसम कॉफ़ी प्री मानसून, काल बैसाखी प्री मानसून, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विंटर एक्स्ट्रा, ये है पोस्ट मानसून, ठंडी के टाइम पे बारिश होती है। रिट्रीटिंग मानसून की हमने जस्ट अभी बात की है। अब देखिए ये वाले आर्टिकल को मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मैं एक लॉन्ग वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है, शॉर्ट में समझाता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया है, ठीक है। मेन जो फ्रेमिंग है, मेन जो रफ वर्क पूरा करके दिए हैं वो अपने BN राव जी हैं। BN राव, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ज़्यादा मेहनत करके बनाया, ठीक है। और सब बोलते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, लेकिन तो ये फैक्ट के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे BN राव जी ने बनाया, ठीक है। BN राव जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइज़र थे, ठीक है। जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था, ठीक है, उसमें एडवाइज़र थे। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा उनका ब्रीफ हिस्ट्री दी है कि कैसे BN राव जी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बनाने में पूरा सहयोग दिए इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है। जो ये इंडिया में जो ऑपरेट कर रहा था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, तो BN राव जी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाने में पूरा सहयोग दिया। और अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका अगर लेंगे तो 70% जो भी क्लॉसेस है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर नॉट 70% देन 60% जो भी क्लॉसेस हैं ये कहाँ से आया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है। तो बोला है, मतलब बाबा साहेब अम्बेडकर ने खुद ही बोला है कि मेरे से भी ज़्यादा अगर कोई क्रेडिट का हकदार है तो वो है BN राव। तो इस आर्टिकल में पूरा मेंशन किया हुआ है। इस आर्टिकल को मैंने थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं राव्स कंट्रीब्यूशन, BN राव ने क्या क्या पढ़े। द इंजीनियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। राव स्टडीज US, कैनेडियन, इरिश, ऑस्ट्रेलियन एंड वीमर यहाँ से जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी। तो राव जो अभी आप इंडिया में क्लॉसेस देख रहे हो ना कि US से हमें क्या मिला? फंडामेंटल राइट्स मिला, ठीक है। जो बिल्स ऑफ राइट्स है, फंडामेंटल राइट, वो हमें US कॉन्स्टिट्यूशन से मिला। तो BN राव ने पढ़ा था, BN राव लेके आए, ओके। कनाडा से हमें क्या मिला?
सेंट्रल टू द ये यूनियन को मोर पावर। ओके, तो ये भी कनाडा से आया। ये भी किसने पढ़ा? BN राव जी ने पढ़ा। इरिस से हमें बहुत कुछ आए, DPSP वगैरह इरिस से आया। ठीक है, नॉमिनेशंस ऑफ राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, ये सब इरिस से। ऑस्ट्रेलिया से हमें कुछ आए। वीमर जर्मनी से हमें आया कि बैन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी। तो ये सब हमें, तो ये कौन पढ़ा? ये BN राव जी पढ़े हैं। फ्लेक्स फ्रैंकफर्ट और हैराल्ड को BN राव जी ने पूरा कंसल्ट किया, ग्लोबल जूरिस्ट को बताया। ही ड्राफ्टेड प्रोवाइडेड प्रोसीजर ऑर्डर फेडरल स्ट्रक्चर सेपरेशन ऑफ पावर एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिटी। राव हैड नो पॉलिटिकल मोरल मैंडेट, नो सीट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सारांश ये है कि पर्दे के पीछे बैठ के BN राव जी ने, पर्दे के पीछे बैठ के BN राव जी ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। पर्दे के बाहर प्रेजेंट करने का काम था। मैं ये नहीं बोल रहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने पूरा क्रेडिट ले लिया। आई रिस्पेक्ट बाबा साहेब अम्बेडकर अलॉट, लेकिन ये बोला जा रहा है कि जो काम था, बताने का काम था जनता को, क्योंकि ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो बताने का काम जो पूरा था वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का है। तो ठीक है, तो इसीलिए अब आई एम श्योर कोई जो एक्सट्रीम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के फॉलोअर रहते हैं वो ये नहीं जानते कि कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत से लोगों ने मिल के बनाया, लेकिन सिर्फ नाम आएगा तो क्या, बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया। तो सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में देखिए, हाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी का थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बैठा था, चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। फाइनल ड्राफ्ट 26 नवंबर 1949। इसी दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। टाइम क्या हुआ, मैं थोड़ा टाइम देख लेता हूँ। ओके, इट्स अप्रॉक्स 46 में। इतने टाइम लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा। टोटल सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 11 सेशंस लगे, 165 डेज ऑफ टोटल वर्क। ओके, यहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ 141 डेज बैठा था, लेकिन 165 डेज टोटल पूरा BN राव बैठे। BN राव, मैं इसको डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। ओके, क्योंकि जनता तक अवेयरनेस पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एनफोर्समेंट डे 26 जनवरी हमारा जो रिपब्लिक डे है। अब ये है अपने ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर जिन्होंने इक्वली कंट्रीब्यूट किया है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। अपने बाबा साहेब अम्बेडकर चेयरमैन थे, इसीलिए मोस्ट ऑफ पब्लिक को सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम पता है। ठीक है, चेयरमैन। ठीक है, नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिप्रेजेंटेड शेड्यूल का। तो आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? BN राव जी। ओके, लेकिन पब्लिक इन्हें मानती है। जस्ट एज फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी को मानते हैं, बट महात्मा गांधी जी फादर ऑफ नेशन नहीं है। देयर इज नो फादर ऑफ नेशन इन इंडिया। ठीक है, फादर ऑफ नेशन का उपाधि अपने सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी इज नॉट द फादर ऑफ नेशन। ओके, गोपाल स्वामी अयंगर मेंबर थे। ठीक है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर एंड मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ ब्रिटिश। ओके, तो इन्होंने भी काफ़ी अपना सहयोग दिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर मेंबर हैं, एमिनेंट लॉयर जूरिस्ट फ्रॉम मद्रास, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग दिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। KM मुंशी फ्रॉम गुजरात प्लेड द की रोल फार्मिंग DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स। DPSP और फंडामेंटल राइट्स में KM मुंशी का बहुत ज़्यादा रोल था। ओके, सैयद मोहम्मद सादतुल्लाह मेंबर, फॉर्मर प्रीमियर ऑफ असम। BL मित्तल, हालांकि BL मित्तल बाद में ये रिज़ाइन कर देते हैं, रिज़ाइन अपना हेल्थ इशू की वजह से, हेल्थ की वजह से रिज़ाइन कर देते हैं, और इन्हें N माधवा राव इन्हें रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस बाय BL मित्तल, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। DP खेतन मेंबर फ्रॉम कलकत्ता, डाइड 1948। ओके, नेक्स्ट, तो ये मैंने सिर्फ ये बताया कि हाउ द आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज BN राव। आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज BN राव, नॉट बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, और ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने खुद ही बोला है, ये बात डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने खुद ही बोला है। ठीक है, कहाँ पे बोला है ये मैं वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, जब मैं वीडियो बनाऊंगा ना, मैं एक एक
पोस्ट काट के वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट, द डीकपलिंग अप्रोच ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी इंडिया एग्जाम्पल। यहाँ पे बात करेंगे इंश्योर सेफगार्ड फॉर इंडिया कार्बन मार्केट। ठीक है, अब देखिए सिंपल, कार्बन मार्केट क्या है? ग्रीन हाउस गैस एमिशन अगर कोई कंट्री या कंपनी ज़्यादा कर रहा है तो उसका जो कार्बन ट्रेडिंग होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, कंपनी ए, दोनों का काम क्या है? बनाने का। मैं आपको कार्बन ट्रेडिंग समझा रहा हूँ। ठीक है, स्टील बनाने का। इसने बनाया कितना? 100 मिलियन टन बनाया। ठीक है, 100 मिलियन टन बनाया। हालांकि एक पूरा कंट्री बनाता है तो का प्रोडक्शन 100 मिलियन टन। 100 मिलियन टन जो ग्रीन हाउस गैस या कोयले का जो जलाया हो, ये कितना होता है? ये 500 होता है। ओके, और इसने बी ने जो 100 टन बनाया, ये बनाया 600 का। तो ज़्यादा कोयला किसने यूज़ किया? इसने यूज़ किया। ज़्यादा कार्बन एमिशन किसने किया? इसने किया। तो कार्बन ट्रेडिंग ज़्यादा किसका? कार्बन ये है वो, ये किसने ज़्यादा यूज़ किया? कार्बन एमिशन किसने ज़्यादा किया? तो ये। तो कार्बन ट्रेडिंग का रूल ये है कि अगर ये दोनों को 100 पॉइंट्स मिले थे, ठीक है, दोनों को 100 पॉइंट्स मिले थे, इसने कितना? 500 यूज़ किया। मतलब इसका लगभग अपना कार्बन। ठीक है, और इसने कितना यूज़ किया? 110 यूज़ कर लिया, जो कि लिमिट से ज़्यादा है। अगर 100 से ज़्यादा यूज़ करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो ये क्या बोलेगा कि भाई तेरे पास 10 बचा हुआ है, 10 मुझे दे दे, बदले में पैसे ले ले, कार्बन। ठीक है, तो ये है कार्बन ट्रेडिंग का। तो यहीं पे देखेंगे, देखिए इस आर्टिकल में बेसिकली बताया गया है कि जो भी कंट्रीज है उनको अपना डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए कार्बन एमिशन को देखते हुए। बस ये बताया। तो इस आर्टिकल को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। कार्बन क्रेडिट कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस। व्हाट इज कार्बन क्रेडिट? अ कार्बन क्रेडिट इज अ सर्टिफाइड रिडक्शन रिमूवल ऑफ 1 टन ऑफ कार्बन इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। थ्रू मिटिगेशन में क्या कर सकते हैं? सोलर एनर्जी, जो अपना रिन्यूएबल एनर्जी है, एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, सिक्वेस्ट्रेशन में क्या कर सकते हैं? एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, पेड़ लगा सकते हैं। ठीक है, ताकि कार्बन जो ग्रीन हाउस गैस हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, कि उतना पेड़ लगाएंगे तो प्रदूषण कम होगा। इसकी बात कर रहे हैं। पर्पस अलाउ कंपनीज टू ऑफसेट एमिशन व्हाइल मूविंग टुवर्ड्स क्लीनर ऑपरेशन। enable financial flows higher emitters mostly global north to low emitters global south through carbon trading। जहाँ पे मैंने बोला ना, हम कंट्री का भी ले सकते हैं। तो जैसे इंडिया ने ग्रीन ये एनर्जी की तरफ किया, तो इंडिया क्या बोलेगा? भाई एक काम कर, मेरे पास कार्बन कंटेंट बचा हुआ है, तू मुझे पैसे दे, मेरे से कार्बन कंटेंट ले ले, क्योंकि तूने ज़्यादा एमिशन किया है, तूने ज़्यादा कोयला जलाया है, मैंने कम कोयला जलाया है, समझे? तो तू मुझसे क्रेडिट ले ले, मुझे पैसे दे, मैं क्रेडिट दे देता तुझे। ओके, ऐसे। नेक्स्ट, इंडियाज कार्बन मार्केट, द कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग। ठीक है, एम टू बिल्ड नेशन कार्बन मार्केट बाय सेटिंग एमिशन इंटेंसिटी बेंचमार्क फॉर हाई एमिशन सेक्टर अलाउइंग वॉलंटरी ऑफसेट। वॉलंटरी ऑफसेट मतलब क्या है? बहुत से कंपनीज खुद ही आके बोले कि हमारा कार्बन बिल इतना है, रिलायंस इतना बोले, और अलग अलग कंट्रीज एंड अडानी इतना बोले। ठीक है, क्रिएटिंग नेशनल रजिस्ट्री एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। नेशनल रजिस्ट्री जिसमें सारे कंपनीज आके बोले कि हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ड्राफ्टिंग मेथोडोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर बायोमास, कंप्रेस्ड बायोगैस, लो एमिशन राइस कल्टीवेशन। ओके, एक्सक्यूज मी गाइस। लेकिन ये जो कार्बन ट्रेडिंग है, इसमें बहुत से कंट्री जो फेल हो चुके हैं। जो हमने ये टारगेट सेट किया ना
कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, बायोमास, कंप्रेस बायोगैस, लो एमिशन, ऐसा करेंगे ताकि कार्बन और ग्लोबल जो कार्बन एमिशन है ये कम हो सके, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हो सके। तो ऐसे ऐसी स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमें ग्लोबल फेलियर्स भी सीखना चाहिए कि ग्लोबल में कैसे कंट्रीज फेल हुए हैं अपना कार्बन ट्रेडिंग या कार्बन क्रेडिट अचीव करने में। तो केनिया से एक एग्जांपल लेते हैं, केनिया रेंजलैंड कार्बन। ये देखिए, ये है केनिया का रेंजलैंड, ठीक है। यहाँ पे केनिया ने बोला था कि यहाँ पे हम पेड़ लगाएंगे ताकि हम जो भी एमिशंस करेंगे वो इस पेड़ से न्यूट्रलाइज होगा, ठीक है। तो केनिया कैसे फेल हुआ ये देखते हैं। कार्बन प्रोजेक्ट 2015 से 25 तक 1.9 मिलियन हेक्टर्स क्लेम टू रिमूव 50 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन ओवर 30 साल, ठीक है। इतना हम कार्बन, जो कार्बन डाइऑक्साइड उतना कम करेंगे, ओके। सपोज टू बी कम्युनिटी लेड, बट बाईपास लोकल कंसेंट, बाईपास मतलब लोकल से कंसेंट लिया ही नहीं, ओके। वीकेंड लैंड राइट्स, जो ये रिलोकेशन था वो किया नहीं। लैंड राइट्स मतलब वहाँ के भी कॉन्स्टिट्यूशन हो गए ना, जैसे यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 300A, आर्टिकल 300A, आर्टिकल 300A के तहत आप किसी का जमीन यूं ही नहीं ले सकते, ठीक है। तो ऐसे वहाँ पे कुछ लैंड राइट्स होंगे। लैक ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी था नहीं। इंडिया में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखना पड़ेगा तो ही कार्बन क्रेडिट और कार्बन ट्रेडिंग अचीव कर पाएंगे। इम्पोज टॉप डाउन कंट्रोल, ठीक है। सस्पेंडेड क्रेडिट इशुएंस ड्यू टू इनएक्यूरेट सॉइल कार्बन मेजरमेंट, एब्सेंस ऑफ फिपिक, ठीक है। ये सब फेलियर्स था उसका। केनिया कोर्ट कंफर्म वायलेशन ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन नॉर्म्स, सेकेंड सस्पेंशन बाय वेडा, ओके। तो ये था उसका फेलियर। तो हमें ऐसे नहीं करना है ताकि हमारा कार्बन ट्रेडिंग का जो ये है वो फेल हो जाए। तो यहीं पे ये बनता है। ये हो गया थोड़ा सा केनिया का मैप, ठीक है। यूपीएससी मैप के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया तो थोड़ा केनिया का मैप देख लेते हैं। हम थोड़ा सा केनिया का मैप देख लेते हैं। टाइटा हिल्स, ये रहा क्या है इसका, टाइटा हिल्स, टाइटा हिल्स। ये है ताना रिवर, ठीक है। ताना रिवर एबेड्रे रेंज से निकलता है। ये है ग्रेट रिफ्ट वैली, ओके। एक और चीज़ है, ये है लेक तुर्काना, लेक तुर्काना, लेक तुर्काना, ओके। सॉरी, लेक तुर्काना ये रहा, हाँ माय मिस्टेक, लेक तुर्काना ऊपर है, ओके। चलबी डेजर्ट, ओके। तो ऐसे, और ये लेक विक्टोरिया। अब पूछिएगा केनिया के बाउंड्री कंट्रीज कौन आते हैं, तो सोमालिया आता है, इथोपिया आता है, ठीक है, ये इथोपिया है। साउथ सुडान आता है, उगांडा आता है और तंजानिया आता है, ओके। नेक्स्ट, गूगल्स न्यू एआई प्रॉमिसिंग अप्रोच फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। अब गूगल बोल रहा है कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हमारा जो एआई है ये आपको बता देगा कि कैसे कैंसर को डिटेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं साइंटिफिक में अगर बताऊं, ठीक है, तो एक आता है इंटरफेरॉन्स। क्या आता है? एक इंटरफेरॉन्स। अपना इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस करता है जिससे हमारे बॉडी में कहीं भी अगर कैंसर के लक्षण है, कोई ट्यूमर वगैरह है, तो उसको डिटेक्ट करता है और उसको ख़त्म करता है, ठीक है। लेकिन जब इंटरफेरॉन्स जब अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाता, कहीं पे फेलियर्स हो जाता है, तब फिर ट्यूमर के बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, फिर कैंसर बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो अब गूगल ने बोला है कि हमारा देख जो C2S स्केल है, C2S स्केल क्या है? सेल टू सेंटेंस। क्या है? सेल टू सेंटेंस। पैरामाउंट फाउंडेशन है जो कि अच्छे से डिटेक्ट करेंगे, हर एक सेल को स्टडी करेंगे कि किस सेल में खराबी है, उस
डेटा ये बात कैंसर डिटेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल आप अपने बॉडी का ये करवा के मतलब चेकअप करवा के, ठीक है, एआई से फिर वो बताएगा कि आपके बॉडी में कौन से सेल में कैंसर बढ़ने के चांसेस है। इसके पश्चात इसके बाद ये मतलब एआई से पूछ के आप बता सकते हो कि कैंसर के लिए कौन सी दवाई लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको बताया। देख लेते हैं, दिस AI being used not just data analysis but for generating novel scientific hypothesis, marketing milestone AI assistant drug discovery, ठीक है, drug discovery. The work focus early cancer detection, particularly in situation where tumor evades immune system. यहाँ पे immune system की बात इंटरफेरॉन से हो रही है, इंटरफेरॉन से हो रही है, ओके। नेक्स्ट C2S scale 27B फाउंडेशन मॉडल ट्रेंड सेलुलर लेवल डेटा पेशेंट सैंपल कैप्चरिंग ट्यूमर इम्यून, ठीक है। इंटरैक्शन विद लो इंटरफेरॉन्स लेवल, जब बॉडी में लो इंटरफेरॉन्स होते हैं तो वो ट्यूमर को डिटेक्ट नहीं कर पाता। सेल डेटा लाइन विदाउट इम्यून कंटेक्स्ट, द ड्यूअल डेटा सेट अप्रोच अलाउड AI टू लर्न सबटाइल इम्यून ट्यूमर इंटरैक्शन दैट स्मॉलर मॉड्यूल्स मिस्ड, जो इंटरफेरॉन मिस कर देता है उससे भी पड़ता है। सिमुलेट इफेक्ट 4000 ड्रग्स अंडर लो इंटरफेरॉन कंडीशन, बहुत से ड्रग्स रिकमेंड भी कर सकता है, ओके। नेक्स्ट की बात करते हैं कि देखिए अभी इंडियन आयरन एंड स्टील एक्सपोर्टर फेस हाईएस्ट CBM लेवी। तो देखिए CBM क्या है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये यूरोपियन यूनियन का एक लॉ है। यूरोप में जितने भी कंट्रीज है, ठीक है, उसमें आने वाले बाहर से जो इंपोर्ट गुड्स करता है उसमें एल्यूमिनियम और स्टील में अगर उसको कोल से बनाया और ग्रीन हाउस गैस एमिशन हुआ तो उस पर CBAM लगेगा, कि CBAM के तहत यूरोपियन यूनियन का नेट जीरो एमिशन का टारगेट है 2050 तक, ठीक है। तो उसने बोला है कि हम अब ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे जिसको बनाने के लिए ग्रीन हाउस गैस एमिशन हुआ है या कार्बन एमिशन हुआ है, ओके। तो अभी यूरोपियन यूनियन ने बात किया है कि जो इंडिया के एल्यूमिनियम और आयरन प्रोडक्ट्स है इसके ऊपर CBAM लगाया है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ओके। उसमें क्या है, आयरन स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर। अभी फिलहाल कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का टैक्स इसके ऊपर लग रहा है, ठीक है। कार्बन इंटेंसिटी सेक्टर जो कि मोस्टली ये है, ओके। कार्बन इंटेंसिटी ऑफ गुड्स कंपेयर्ड EU प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, इसमें ये भी बोला है कि हमारे यहाँ पे जो गुड्स बन रहे हैं इसमें ग्रीन हाउस गैस का यूज़ नहीं हुआ है, कोयले का उपयोग नहीं हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि आपके पास से हम जो सामान लें उसमें भी कोयले का यूज़ ना हुआ हो, कोयला या फिर फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम, ठीक है, इनका यूज़ ना हुआ। प्रिवेंट कार्बन लीकेज वेर EU प्रोडक्शन रिड्यूसेस एमिशन बट इम्पोर्ट फ्रॉम हाई एमिशन कंट्रीज। ये बोल रहे हैं हम खुद कोयला नहीं जलाते और कार्बन एमिशन नहीं करते, तो क्या आपके पास से सामान खरीदेंगे क्या वो कोयले से जलाया हुआ रहेगा? अगर वैसा रहेगा तो हम आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो सेम टू सेम टैक्स लगा है अपने इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 3000 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट ये सेम टू सेम एनालिसिस बाय इंडियन थिंक टैंक स्टैंडर्ड एस्टिमेट आयरन स्टील 3000 करोड़, ठीक है। लायबिलिटी द हाईएस्ट अमंग ऑल एक्सपोर्टर, सबसे ज़्यादा इंडिया से लिया गया है, ठीक है। टोटल सिविल लायबिलिटी आयरन स्टील 330 मिलियन, टोटल ट्रेड वैल्यू रशिया 280, ये सब। कंपेरेटिव CBM चार्जेस फॉर अदर कंट्रीज 240 मिलियन इससे लिया, हमसे कितना लिया है 301 मिलियन लिया है। यूक्रेन से 198, चाइना से 194, लेकिन हमसे 301, देख लो कितना ज़्यादा लिया है। नेक्स्ट आर्टिकल, अभी देखिए पाकिस्तान हर तरफ से पीटता जा रहा है, मतलब अपने आप मार खा रहा है, ठीक है। इंडिया ने पहले मारा ऑपरेशन सिंदूर में, अब अफगानिस्तान मार रहा है पाकिस्तान को, ठीक है। अभी तक इसके लगभग कितने 170 से ज़्यादा 40 सिविलियंस और 170 मतलब समथिंग अराउंड, ये अपना डेटा रिवील नहीं करता, लेकिन 100 से ज़्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं पाकिस्तान के। अब इनके बीच में ये है क्यों
मैटर ये है कि ये देखिए, ये है दुरांग लाइन, जो अफगानिस्तान है वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, बोलता हमारा रीजन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो इसी के लिए यहाँ पे क्लैश चल रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ एरिया जो है उसको बमैन, ठीक है, ये सब रीजन अगर आपको ये नहीं दिख रहे ना तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। कुछ रीजन है जो कि न्यूज़ में है, ठीक है, गार्डेस, जलालाबाद, काबुल। तो यूपीएससी पूछ सकता है कि ये वाला रीजन कहाँ पे है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूपीएससी ने एक बार पूछा था कि स्वैट वैली कहाँ पे, तो स्वैट प्री-टेस्ट सेंसस फॉर फर्स्ट फेज टू बी हेल्ड इन नवंबर। सेंसस होने वाला है 2027 में, 2027 या 2026 के इसमें शुरू हो जाएगा। 2027 में अपना सेंसस आ जाएगा पूरा, ठीक है, सेंसस रेडी होके आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं सेंसस का हिस्ट्री देखते हैं, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। हम सेंसस के बारे में पढ़ें कि सेंसस कब शुरू हुआ। तो देखिए, फर्स्ट टाइम इंडिया में जो सेंसस आया था ये 1871 में आया था, ठीक है। ये सिस्टमैटिक सेंसस फर्स्ट टाइम आया था, ठीक है। ये और वो भी कुछ रीजन में आए थे, लेकिन जो ओरिजिनल सेंसस जो शुरू हुआ डिसेनियल, हर 10 साल ये 1881 में शुरू हुआ था। इसके बाद से लगातार सेंसस आना इंडिया में शुरू हो गया, ठीक है। 1930 तक सेंसस बस यही बता रहा था मैं। तो इस बार सेंसर डिले क्यों हुआ, कोविड की वजह से डिले हो गया, ठीक है। तो इसके ऊपर और जब आर्टिकल अच्छे आएंगे तो हम तब इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हाँ, ये थोड़ा अपना रह गया अफगानिस्तान और पाकिस्तान का। साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, खुर्रम, काबुल ये रहा, और ये पाकिस्तान रीजन में आ रहा है, ठीक है। खैबर, मोहम्मद, बजौर, ये खैबर वाले रीजन में 1 महीना पहले पाकिस्तान ने अपने ही 30 सिविलियंस को मार दिया था, ठीक है, 30 सिविलियंस को मार दिया था। तो ठीक है दोस्तों, ये है आज का हिंदू एनालिसिस। ओके, धन्यवाद।